Hello everyone, good morning. Welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 2nd of May 2024 and we are going to discuss various important news for today. And first of all, just have the thought of the day. Every day may not be good, but there is something good in every day. It means बहुत सारे लोग कई बार उदास हो जाते हैं, लाइफ में उनकी लाफिंग चली जाती है, उनकी स्माइल चली जाती है, सोचते हैं कि यार मेरा सारा दिन बहुत अच्छा नहीं गया। देखो, किसी का भी जो सारे डे होते हैं लाइफ के, ऑल द डेज ऑफ द लाइफ मे नॉट बी गुड, बट ये हमको देखना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट समथिंग इज गुड इन एवरी डे। जिंदगी में सारे दिन अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन हर एक दिन एवरी डे कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में अच्छा होता है और उसको हमें जीना होगा, समझना होगा और उसी के साथ में मोटिवेशन के साथ, होप के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चंस टू रिवाइज द प्रीवियस डे सेशन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो टेस्ट योरसेल्फ। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सचेंज रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, फॉरेक्स के बारे में स्पेशली। तो पहला क्वेश्चन हमारा उसी के रिगार्डिंग में है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इज कॉल्ड। तो वन करेंसी का प्राइस अदर करेंसी के टर्म्स में क्या कहा जाता है? दैट इज स्पेशली नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं बिकॉज वन करेंसी को किसी अदर फॉरेन करेंसी के साथ में हम एक्सचेंज करते हैं। व्हाट इज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज? इट इज रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसीज based on the principle of demand and supply। yesterday जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था, इंडिया में हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल, अब तो खैर मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लेक्सिबल रेट को ही एक्सेप्ट किया जाता है। करंट रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स जो उस दिन का जो रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज होना, वो उसी को हम लेवल पे काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the decrease in the value of domestic currency। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में यदि डिक्रीज कर दिया जाए तो इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या है वो डिक्रीज हो रहा है? देखो यहाँ प्राइस मीन्स सपोज करो दिस इज रुपी और दिस इज डॉलर। अगर रुपी का प्राइस डाउन हुआ तो इट मीन्स किसके कंपैरिजन में? इसमें डॉलर के कंपैरिजन में, इट मीन्स डॉलर का प्राइस अप हुआ। तो जब हमारी करेंसी का द प्राइस ऑफ आवर करेंसी विल डाउन या डिक्रीज, तो क्या होगा? ये इट विल बी नॉन एज डेप्रिसिएशन। मीन्स इंडियन जो रुपीज है, सपोज करो अभी 80 रुपीज में $1 आ रहा है, तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी तो इट मीन्स अब हो सकता है 85 रुपीज का $1 आए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। Question number 3, due to depreciation of domestic currency, if we face the depreciation of the domestic currency, just we discussed about the example of Indian rupees जो 80 से 85 में हो गया, यहाँ डॉलर जो था $1, यहाँ पर भी $1। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्ट्स राइज, इंपोर्ट्स राइज, एक्सपोर्ट्स फॉल। क्या इसमें हमको देखने को मिलेगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? देखो, इसको आप एग्जांपल के रूप में लीजिए। देयर इज अ पर्सन हु हैव $10, नाउ ही वांट टू परचेज अ मोबाइल डिवाइस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। देन सच पर्सन when want to purchase a device from India, then he have to pay rupees। तो उसको इंडिया में क्या पे करना पड़ेगा? रुपीज। अब अर्लियर उसको $10 में सपोज करो उसको मिल रहे थे 8000 रुपीज या 800 रुपीज उसको मिल रहे थे $10 में। अब अगर इंडियन जो करेंसी है उसका हमने डेप्रिसिएशन किया तो अब उसको $1 में कितने रुपए मिल सकते हैं? हो सकता है 900 रुपीज ही कैन गेट। सो $1 में या $10 में उसको पहले 800 रुपीज मिल रहे थे, अब 900 रुपीज मिल रहे थे। इट मीन्स जब इंडिया की करेंसी की वैल्यू
डिग्रेड हुई या डेप्रिशिएट हुई तो उसके पास ज़्यादा रुपए आए। तो अब पहले जो मोबाइल सपोज करो 800 रुपीज़ का था और अब उसके पास उतने ही डॉलर में 900 रुपीज़ आ गए। इट मीन्स ऐसी कंडीशन में जो लोग हैं इंडिया से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करना चाहेंगे, अपने कंट्री में मंगवाना चाहेंगे। दे विल ऑर्डर फॉर मोर डिवाइसेस, मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, देन इट विल लीड टू एक्सपोर्ट राइज। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जब इंडियन करेंसी या एनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, डिग्रेड होती है, डेप्रिशिएट होती है, डिवैल्यू होती है, तो its impacts are, its consequences are in terms of the increment in the exports। तो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, the increase in the value of domestic currency in relation to foreign currency due to fluctuations in foreign exchange rate is called। In previous question we discussed about decrease in the foreign currency value, but here we are discussing increase in the currency of जो है डोमेस्टिक करेंसी। सो इस केस में क्या होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इट विल बी नोन एज एप्रिसिएशन, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू एप्रिसिएशन। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर हमने डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया था एंड द रिजल्ट वर एक्सपोर्ट राइज। तो वहां पर एक्सपोर्ट का राइज हुआ था जब इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ था। बट यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं करेंसी का एप्रिसिएशन, दैट इन सच केसेस क्या हमारा एक्सपोर्ट्स राइज करेगा? नो, नहीं करेगा, बिकॉज अगेन वी कैन हैव द सेम एग्जांपल। उसके पास में $10 है, उसको पहले 800 रुपीज मिल रहे थे, अब उसके पास में सेम $10 है। अब उसको अब बिकॉज करेंसी की वैल्यू यहाँ पर एप्रिसिएट हुई, इंक्रीज हुई, इट मीन्स अब उसको 700 रुपीज ही मिलेंगे उतने डॉलर में। तो अब जहां पहले कोई चीज वो 800 में परचेज कर रहा था, अब उसको 700 रुपीज उसके पॉकेट में है, तो अब वो हमारे यहाँ से इंडिया से ज्यादा चीजों के ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा? नो, वो डिक्रीज कर देगा ऑर्डर्स। ठीक है, तो जब पॉकेट में पैसा कम आएगा तो डिक्रीज होगा। तो इट विल क्या करेगा ये, देखो एक एक करके देख लेते हैं। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का राइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इंपोर्ट का राइज होगा या इंपोर्ट में फॉल होगा? अब आप इसको खुद से देख लीजिए कि ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब हमारे यहाँ की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, मींस एक्सपोर्ट तो हमारे यहाँ से नहीं बढ़ेगा बिकॉज दूसरे लोग हमारे यहाँ से परचेज करना नहीं चाहेंगे, बट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हमारे यहाँ से राइज हो सकता है, बिकॉज अब हमारे यहाँ, अब इसको उल्टा कर दो आप कि पहले 700 रुपीज में हमको $10 मिल रहे थे, है ना, 700 रुपीज में, मान लो 800 में, इसको अपोजिट कर देते हैं। पहले 800 रुपीज में हमको $10 मिल रहे थे, बिकॉज करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ, मींस इंडिया के रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मींस अब हमको 700 रुपीज में ही $10 मिल जाएंगे। तो इट मींस अब कोई भी पर्सन इंडिया का जब 700 रुपीज खर्च करेगा तो उसको $10 का मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ पर वो 800 एक्सपेंस कर रहा था तब जाकर के उसको $10 का मटेरियल मिल रहा था। तो इन दिस केस हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इंपोर्ट राइज हो जाएगा, बिकॉज फिर लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर से चीजें परचेज करना चाहेंगे। Which article of the Indian Constitution has provision to say that the childhood and adolescence are not to be exploited? Yesterday session हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है स्कूल्स में, उस पर कर्नाटका गवर्नमेंट अपना कुछ ऑर्डर लेकर के आई, और ऑल ओवर इंडिया भी ऐसे कुछ रूल्स हैं। बच्चों को जो मीन्स उनकी फिजिकली उनको पीटा जाता है, पिटाई होती है, या उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, बॉडीली पनिशमेंट, कई बार उनको जो है स्टिक से उनकी पिटाई होती है, वो सब चीजें। तो उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज एन आर्टिकल विच से दैट द एडोलसेंट, द चाइल्डहुड, इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए बचपन का। अब वो किस किस सेंस में हो सकता है, इट मे बी इन सेंस ऑफ चाइल्ड लेबर, उस सेंस में हो सकता है, या बच्चों की स्कूल्स में पिटाई हो सकती है, तो ये बहुत सारे सेंस में है। सो देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 39।
सो आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हो कि आर्टिकल 44 किस टॉपिक से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 51 और 40 किससे रिलेटेड है। चलो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल ये जो 44 है यूसीसी के लिए है, 51 इंटरनेशनल पीस या रिलेशंस, हमारे गुड रिलेशंस होंगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, वैसी हमारी होगी। तो आर्टिकल 39 हम डिस्कस कर चुके, 51 इंटरनेशनल पीस और रिलेशंस के लिए है। आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत होंगी रूरल एरियाज में उनको प्रमोट करने के लिए है, आर्टिकल 40 अंडर द डीपीएसपीस। सो क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? बिकॉज कल हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, बिकॉज देयर वर सम न्यूज रिगार्डिंग द corporal punishment regarding the child education. So this act was passed in 2009. ये एक्ट 2009 में पास हुआ था और ये वही एक्ट है कि जिसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें आर्टिकल 21A को भी ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, मनोदर्पण इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, इसलिए laws to provide psychosocial support to students for mental health and emotional support या well-being by which ministry? तो ये जो प्रोग्राम है कौन सी मिनिस्ट्री का है, you have to find out. Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Ministry of Home Affairs. So the correct answer is B. This program has been launched by the Ministry of Education. ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल्स में या प्ले स्कूल या सीनियर लेवल जूनियर लेवल उन सब पर जो बच्चे हैं उनके साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स। सो व्हाट इज टुडेज करंट अफेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अंकटाड, दैट हैज बीन चेंज्ड टू अनदर नेम। तो जो अंकटाड है उसका नेम चेंज हो चुका है, उसकी रीब्रांडिंग हुई है, दैट्स व्हाई इट्स इन न्यूज। व्हाट इज अंकटाड एंड क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या कब इसका फाउंडेशन हुआ, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। UNCTAD, व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट हैज अंडरगोन द चेंज, नाउ इट्स नेम विल बी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से जो कॉन्फ्रेंस है वो हटा दिया गया है और सीधा क्या कर दिया, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका नेम अभी कर दिया गया है। क्या है दिस स्ट्रेटजी, क्या होगा इससे? एनहांसिंग इट्स इम्पैक्ट एंड एम्प्लीफाइंग इट्स वॉइस ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मींस अब ये थोड़ा सा और ज्यादा फोकसिंग शो होगा हमको कि डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये ज्यादा वर्क करे। रीब्रांडिंग इनिशिएटिव क्या है कि अ न्यू विजुअल आइडेंटिटी होगी, उसका लोगो होगा एट बेटर रिफ्लेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड वैल्यूज। तो उसमें मोस्टली उसकी वैल्यूज वगैरह को और अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन विल अडॉप्ट इट्स नेम, new name and logo across all official channels in 6 UN languages. यूनाइटेड नेशंस की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब में इसका नेम भी आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट वाज द UNCTAD। देखो इसकी हिस्ट्री वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट इसका ओनली नेम चेंज हुआ है। क्या? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड के ट्रेड में जितने भी जो डेवलपमेंट है उसमें सारी गवर्नमेंट्स आपस में बैठ करके डिसीजंस लेती हैं और प्रमोट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को वर्ल्ड के ट्रेड में। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। किसने एस्टेब्लिश किया था इसको? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका वर्क क्या है? देखो, UNCTAD पर फोकसेस ऑन ट्रेड, डेवलपमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर इसका मेन फोकस रहता है। इट कलेक्ट्स डेटा, कंडक्ट रिसर्च, एनालाइजेस पॉलिसीज टू हेल्प कंट्रीज फ्रेम पॉलिसीज इन दीज एरियाज। तो कंट्रीज की पॉलिसीज जो इन टॉपिक से रिलेटेड होती हैं उनकी एनालिसिस, कंट्रीज को बहुत सारी सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। So this was the main point. Now just have one another news. देखो अभी क्या चल रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज हमको देखने को मिल रही है न्यूज़पेपर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिल नहीं रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि 10-10 आर्टिकल हम पढ़ ले रहे हैं, उनमें से भी कुछ ऐसा फिर लग नहीं रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है।
और बाद में फिर पता चलता है कि नहीं वो तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर अलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। देखो, जो मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह जो कुछ भी होती है उसमें गवर्नमेंट के पास में होते हैं सारी की सारी सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है। तो उसका एलोकेशन होता है कंपनीज के लिए, चाहे वो 3G हो, 4G हो या 5G अभी आ रहा है जो, तो उन सब पर लेकर के गवर्नमेंट की जो है अपनी पॉलिसीज होती हैं। अब उसमें बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो आपका जियो हो गया या आपका एयरटेल हो गया, है ना, या BSNL हो गया, इन सब के लिए स्पेक्ट्रम अलॉट होते हैं। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक एप्लीकेशन आई कि हम जो एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है इसको हम करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन? इट मींस सपोज करो गवर्नमेंट के पास में कोई ए नाम का जो है गुड्स है या सर्विसेज है, गवर्नमेंट इसको सेल करना चाहती है किसी को, तो एक नियम तो ये है कि गवर्नमेंट ने ओपन टेंडर निकाल दिया और सबके लिए ओपन हो गया कि जो ज्यादा प्राइस पे करेगा, अच्छी सर्विसेज देगा, उसको अलॉट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन क्या है? उस एलोकेशन में ये होता है कि गवर्नमेंट जिसको चाहे उस कंपनी को उस टेंडर को जो है पास करके दे देती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये ऐसी एक प्ली आई, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने मना कर दिया और बोल दिया कि देखो, इस पर पहले से ही गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें पहले से ही रूल है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट है वो हम नहीं करने देंगे। और ये जो प्ली आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की रजिस्ट्रार के बाद, उन्होंने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है 2013 का, यदि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको लगता है कि ये जो प्ली आई है, कोई एप्लीकेशन आया है, उसका कोई रीजनेबल बेस नहीं है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, वो फ्राइवलस है, स्कैंडलस मैटर उसमें है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो इसको रिजेक्ट कर दिया है और गवर्नमेंट को फिर से 15 डेज का टाइम दिया है कि आप फिर से आइए, बताइए इसमें क्या कुछ नया आपके पास में है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में इंडिया, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज अफेक्टेड बाय फिशिंग अटैक्स। तो जो फ्यू कंट्रीज हैं जो अटैक्टेड मींस मोस्ट ऑफ द अटैक्स उन कंट्रीज में होते हैं। व्हाट इज फिशिंग अटैक्स? तो ये साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं जहाँ पर लोगों के साथ में फ्रॉड वगैरह किया जाता है। देखो, फिशिंग आप समझते होंगे कि फिश को जब हम अपने नेट में फंसाते हैं, ठीक है, उसको कुछ क्या डाल देते हैं, उसको कुछ दाना डाल देते हैं और वो फंस जाती है, तो वैसे ही फिशिंग अटैक्स होते हैं ऑनलाइन। इंडिया के रिगार्डिंग में कुछ डेटा आया है और एक ऑर्गेनाइजेशन है वेरिजॉन बिजनेसेस, ये इस तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह रिलीज करती है। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है और उसने कहा है कि अगर हम पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक का एनालिसिस करें तो इंडिया उसमें फर्स्ट रैंक पर आ रहा है कि हमारे सबसे ज्यादा अटैक्स ये सब हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे 25% तो साइबर अटैक्स हैं, ठीक है। और जैसे कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, हम उससे भी आगे निकल चुके हैं इन साइबर अटैक्स में, फिशिंग में, ठीक है। और हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, अब इंडिया की बात नहीं हो रही है, एशिया पैसिफिक रीजन की, वो 180% का उसमें ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो लास्ट 55, अगर हम मींस एवरेज 55 डे देखें तो 50% ऑफ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज उसमें हमें देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के इसमें जो कहा गया है, द मेन एसेंस ऑफ दिस न्यूज इज दैट जो फिशिंग अटैक्स है वो इंडिया में और एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं उसमें बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल रीजन वही है। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है हार्दिक पांड्या एंड अदर एमआई प्लेयर्स, एमआई मींस मुंबई इंडियन प्लेयर्स, ये मुंबई इंडियंस जो टीम है, अभी आपको पता होगा कि आईपीएल के गेम चल रहे हैं, मैच चल रहे हैं उसकी, तो उसमें क्या हुआ है, जो हार्दिक पांड्या है, ठीक है, इसके मुंबई इंडियंस के ये क्या है, कैप्टन है, इन पर लगा दिया क्या, फाइन लगा दिया इन पर। किस बात के लिए फाइन लगा दिया? इन पर 24 लाख रुपए का फाइन लगा है। क्यों? कि जब आईपीएल का मैच चल रहा है तो इनकी जो टीम है वो स्लो रेट से जो ओवर होता है उसको थ्रो कर रही है। सपोज करो कि 5 मिनट में एक ओवर कंप्लीट हो जाना चाहिए 6 बॉल्स का, और ये कर रहे हैं उसको 6 मिनट में, तो इट मींस मैच बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो बाकी प्लेयर्स को भी दिक्कत होगी, तो इसके लिए इनको लगाया गया क्या, फाइन। तो क्रिकेट के अपने रूल्स हैं कि आप जो जब भी बॉलिंग करोगे, आप बैटिंग करोगे, तो उसको कितना टाइम में आपको वो सब कंप्लीट करना होता है,
तो इस टाइप्स के जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी इसमें हैं हमारे पास में। सो हार्दिक पांड्या को क्या हुआ, इसमें फाइन कर दिया गया विद उनकी पूरी टीम। इनका मैच किसके अगेंस्ट में चल रहा था, जायंट्स, जो लखनऊ जायंट्स है उनके अगेंस्ट में, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है इसके कैप्टन कौन है, ये आप बताइए मेरे को कमेंट में, हु इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम। So we are going to end today's session to meet in next session again. So bye bye, take care.